हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल 370। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी बार आ रहा है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिस्कशन भी चल रहा है उनका। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज 5th ऑफ अगस्त है और आज 4th ईयर मार्क हो रहा है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्क्रैप किया था आर्टिकल 370। तो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि आर्टिकल 370 क्या था। आर्टिकल 370 जो था उसने जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसको एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया था, जिसके अंदर 6 स्पेशल प्रोविजंस थे। जैसे कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी नहीं था। उसके अलावा दे हैड द पावर कि जो खुद को कॉन्स्टिट्यूशन हो। इस तरीके से ट्रीट किया था। सर प्लीज डिस्क्राइब कीजिएगा कि आर्टिकल 370 एक्चुअली में है क्या। देखिए, आर्टिकल 370 अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ स्टेट्स के लिए वी हैव गिवन स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, जैसे आर्टिकल 371 में हम लोग क्या किए, आप देखोगे आर्टिकल 371 में ए से लेके जी तक कुछ अलग अलग स्टेट्स के लिए, महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद, कर्नाटका के लिए भी, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए भी हमने कुछ स्पेशल प्रोविजन रखे हैं। उसी तरह आर्टिकल 370 क्या करता है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। ये बता रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल टाइप का स्टेट है। ये क्यों हमें करना पड़ा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जम्मू एंड कश्मीर 1947 से, जब हम लोग इंडिया पाकिस्तान से अलग हुए, तब से जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे तो 4 रीजन है ब्रॉडली। एक रीजन है जो जम्मू रीजन है, जो आपके पड़ता है, आप समझ लो सदर्न वेस्टर्न साइड में। एक टॉप का रीजन है जिलजित बाल्टिस्तान रीजन, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेके वो पूरा अफगानिस्तान से बॉर्डर मैच करता है। फिर एक रीजन है अक्साई चीन वाला, जो चाइना से बॉर्डर लगता है। फिर एक रीजन है लद्दाख वाला। तो ये 4 अलग अलग रीजन है जम्मू एंड कश्मीर के। इन चारों का अलग अलग हिस्ट्री रहा है। ये पूरा एक स्टेट था पहले इंडिया में, जिसमें जो बेसिकली प्रिंसली स्टेट था, जिसको एक हिंदू रूलर लीड करते थे। पर जब हम लोग का पार्टीशन हुआ, वो रूलर खुद चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने, ना इंडिया का पार्ट बने ना पाकिस्तान का पार्ट बने। ठीक है, बट पाकिस्तान को जिन्ना को ये बात पसंद नहीं था। तो जिन्ना ने क्या किया, वहाँ के लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें कुछ लोगों को छोड़ा, ट्रेन करके कश्मीर रीजन में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। बट जो लोकल ट्राइब्स है उनको पाकिस्तान ट्रेन किया था, उसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स भी थे। ठीक है, तो वो जब क्या मार्च करने लगे, श्रीनगर की तरफ आने लगे, वो राजा को मारने के लिए आने लगे। ठीक है ना, राजा से किंगडम खतियाने लगे। तब जाके राजा अंडर प्रेशर इंडिया के संग एग्रीमेंट साइन किया ऑफ एक्सेशन, जहाँ पे उन्हें इंडिया को ये पावर दिया कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया से अलायंस बनाएगा। अदरवाइज जम्मू एंड कश्मीर कभी इंडिया का पार्ट बनता ही नहीं। ठीक है, तो ये जब स्थिति बना, बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल 370 इसलिए लागू किया गया इंडिपेंडेंस के बाद, ताकि जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो हैं उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी रहे अपने डिसीजन में कि व्हाट दे वांट आउट ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज दे हैव बीन इंडिपेंडेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है ना, ऐसा कभी कश्मीर कोई बोलता नहीं था इंडिया का पार्ट है। ठीक है, जैसे अपने आज बोलते हैं ना नेपाल एक अलग कंट्री है, वैसे कश्मीर भी एक अलग प्रिंसली स्टेट था। वो ब्रिटिशर लोग के आने के बाद इंडिया एज अ कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। उसके पहले इंडिया कुछ था थोड़ी ना, सब एक अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे। तो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था। तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग ऐसा ना लगे कि इंडिया उसको ऑटोनॉमी झाड़ रहा है या उनका अपना अथॉरिटी बने, इसलिए हम लोग को आर्टिकल 370 लाना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम थे अपने प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनके थ्रू ये इंश्योर किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। अब रियल बात तो ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी जब स्टेटस देने के लिए पार्लियामेंट में लॉ पास किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, ये प्रोविजन डाला गया, तो ये डिसाइडेड था कि ये प्रोविजन टेम्पररी रहेगा इन नेचर। सिंस ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए दिया गया ताकि जम्मू एंड कश्मीर को भी एश्योरेंस रहे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। समझ रहे हो आप? तो बट कहीं ना कहीं इसके अंदर टेम्पररीनेस था। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट आज ये डिस्कस कर रही है कि टेम्पररी था कि परमानेंट था, तो मैं और आप इस पर बोलने वाले कुछ नहीं होते। बट अगर आप हिस्ट्री को देखो तो वो टेम्पररी प्रोविजन था। सबसे फिलोसॉफिकल लेवल में बताओ तो यही था। सर इट वाज आल्सो मेंशन, जैसे आपने मेंशन किया कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो था, जो हमने उसको जब एक्सेप्ट किया था इंडिया के अंदर, सो वो डिफरेंट था बाकी प्रिंस स्टेट्स के मुकाबले, बिकॉज इसमें हमने एक कॉम्पैक्ट साइन हुआ था, एक एंटर हुआ था बिटवीन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए इसको एक स्टेटस डिफरेंटली दिया गया था टू कन्विंस द पीपल कि उनको दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कि हमने उनको इसमें पुट इन किया है कॉन्स्टिट्यूशन के। राइट। तो उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 2 साइड्स हैं अभी इस वक्त। वन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेड बाय चीफ जस्टिस CY चंद्रचूड़। उनके अलावा जो पेटिशन काउंसिल है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पेटिशन डाला था, विच इज लेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर कपिल सिब्बल। उन दोनों साइड का क्या कहना है, अगर आप ब्रीफ में बता पाएं। इसमें देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि देयर आर 2 साइड्स बोलने को। ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ मोर अबाउट पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, तो वी कैन स्टेट कि व्हाट आर देयर साइड्स, बट वो साइड्स जो है वो मीडिया ने स्टेट किया है या फिर ऐसा प्रेजेंट किया गया पीपल को। रियल साइड क्या है कि द नेशनल कॉन्फ्रेंस और द लीडिंग पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर विच हैव बीन रूलिंग जम्मू एंड कश्मीर फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, तो उनका सिंपल सा एजेंडा ये है कि हम लोग को वी वांट टू बी पॉलिटिकल लीडर्स देयर। ठीक है, वी वांट आवर लीडर्स टू लीड जम्मू एंड कश्मीर
वी हैड यूज टू हैव अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी एट दैट टाइम। हम लोग के पास बहुत सारे पावर्स थे। जब जम्मू एंड कश्मीर अपने आप में एक स्टेट था, हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते थे जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत। तो वो ऑटोनॉमी उनका छीन गया आफ्टर 370 जाने के बाद, ठीक है। तो इन एनी केस कोई भी लीडर अगर पॉलिटिक्स में आता है एंड दे सीक टू टेक पावर, तो उस डेफिनेशन में इसका मतलब यही है कि दे नीड पावर, ठीक है ना। एंड आर्टिकल 370 से आप उस पावर को अगर कम कर दे रहे हो तो किसको मजा आएगा। तो सिंपल सा एजेंडा ये है कि बिकॉज ऑफ दैट दे आर फाइटिंग, ठीक है ना। एंड द रियल प्रॉब्लम अगर इसमें आप इस डिस्प्यूट में आप देखो, इस डिस्प्यूट में कहीं भी पीपल कंसर्न देखा नहीं गया, ठीक है ना। कि जो भी अभी सिचुएशन प्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे पीपल कंसर्न क्या है, पीपल का इंटरेस्ट क्या है, कोई पूछ नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा, ठीक है। पर पीपल का कंसर्न क्या है वहाँ पे। आपको लगता है कि कश्मीर में जो भी लोग रहते हैं, क्या वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पे टेररिज्म रहे? कोई नहीं चाहता। जो लोग वहाँ पे रहते हैं सब कोई पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। जम्मू में लोग जो रहते हैं वो चाहते हैं उनके यहाँ पे टेररिज्म का प्रॉब्लम रहे, नहीं रहे। श्रीनगर में लोग खुशी से रहना चाहते हैं, जम्मू में लोग खुशी से रहना चाहते हैं, लद्दाख में लोग चाहते हैं पीसफुल लाइफ जीना, सबका अपना डेवलपमेंट चाहता है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट इज सच दैट कि पाकिस्तान का एक स्पेशल इंटरेस्ट रहा है स्टेट में हमेशा से, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया। तो अभी रिसेंटली आप देखो, यस सर। 370 जब अनाउंस भी हुआ, इंडिया ने जब अनाउंस भी किया, तो इंडिया को बहुत सारा एफर्ट्स लगाना पड़ा ग्लोबली कंट्रीज़ को समझाने के लिए कि दे हैड द राइट टू डू सच थिंग्स। चाइना इंडिया को बहुत परेशान किया अपने स्टाइल से, पाकिस्तान काफ़ी प्रेशराइज किया इंडिया को अपने एंड से। पर वो प्रेशर का मतलब नहीं है ना, वी आर अ सोवरेन कंट्री। जम्मू एंड कश्मीर अगर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, वट एवर कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय इंडियन पीपल, नॉट पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट पीपल ऑफ चाइना, समझ लो। तो अब जब मेरे कंट्री का सोवरेन मैटर है, तो लेट वी डिसाइड, नॉट पाकिस्तान और चाइना डिसाइड कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो ये वाला एंगल है। और पाकिस्तान इसको डिस्टर्ब करने के लिए क्या कर रहा है, बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में अलग अलग बॉर्डर एरिया से होते रहे कंटिन्यूसली, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर के वेस्टर्न सेक्टर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर साइड में, या जिलजित बाल्टिस्तान साइड में आप देख लो, काफ़ी सारे इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यूस होते रहते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली पंजाब बॉर्डर पास भी आप देखो कि ड्रोन के थ्रू ड्रग सप्लाई भी होना स्टार्ट हो गया। ड्रोन के थ्रू लोग वेपन्स ड्रग्स आ रहे हैं, आए दिन न्यूज़ आ रहा है। हाल फिलहाल में यस सर। जम्मू का आर्मी बेस पर अटैक हो गया था ड्रोन से, ठीक है ना। तो ये यस सब सर। इंडिकेशन है कि दे वांट टू स्टैब्लिश समथिंग, पाकिस्तान वांट टू प्रूव समथिंग। मैं ये नहीं बोल रहा उसमें क्लियरली पाकिस्तान का प्रूवन हाथ है, पर कौन करेगा, समझ लो। तो जो डिफ़िकल्टी हो रहा है इस सिचुएशन में, बिकॉज इट इज़ ओनली बिकॉज द वहाँ पे पीपल का तो कोई हाथ नहीं है, पर मर तो पीपल ही रहे हैं, समझ लो। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इट इज़ ऑल अबाउट अ पॉलिटिकल मैटर। तो इट डजंट मैटर कि व्हाट इज द स्टैंड ऑफ दिस पीपल इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओनली वन प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ देम सेल्फ कि 370 जो है वो सही था कि नहीं था। जो यस। पिटिशनर है वो बोल रहा है कि ये गलत था, और जो गवर्नमेंट है वो बोल रहा है वो सही था। इसमें अब दो क्वेश्चन है, यस सर। गलत और सही में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, जो प्रोसेस फॉलो किया गया इस लॉ को रिपील करने में, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि चलो कॉन्स्टिट्यूशनली तो वैलिड हो सकता है, पर क्या ये प्रिंसिपली वैलिड है? क्या ये होना चाहिए था? क्या ये प्रोसेस, तो चलो मान लेते हैं कि प्रोसेस जिस तरह से इन्होंने लॉ पास किया 370 रिपील किया, दैट इज ओके, बट क्या 370 रिपील होना चाहिए था? कैन इट बी रिपील्ड? डज पार्लियामेंट हैज सच पावर कि इट कैन रिपील आर्टिकल 370? क्या यस पार्लियामेंट सर। के अमेंडिंग पावर में वो चीज़ आता है? दैट इज द बिगर क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन आंसर सर करना है। पिटिशनर्स, यस सर, पिटिशनरी काउंसिल ने भी यही कहा था कि उसमें ये मेंशन था भले ही कि प्रेसिडेंट कैन रिपील इट, बट उसमें ये था दैट दे हैव टू हैव द वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस पर पिटिशनरी काउंसिल ने यही कहा कि जो लेजिस्लेटर है स्टेट का, दे एक्टेड देमसेल्व्स कि वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, और उन्होंने इस एक्शन को ले लिया, विच इज काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि सुप्रीम पावर वो एक्सरसाइज कर रहे थे आउटसाइड। एंड ऑल्सो उन्होंने मेंशन करा कि पार्लियामेंट इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्रिएचर है, तो वो उसी के ही दायरे में ही फंक्शन कर सकता है। राइट। बट उनके अकॉर्डिंग ये था कि ये आउटसाइड ऑफ पावर्स फंक्शन किया गया था, और पैरामाउंट सी था ये कि सुप्रीम पावर ने एक्सरसाइज करा कि हम इसको कर देंगे विदाउट एनी डिस्कशन। बोला गया था कि 11 o'clock पे डिसीजन आया कि वी आर रिपीलिंग ऑफ रिवोकिंग आर्टिकल 370। जैसे आपने मेंशन करा कि लोगों का वॉइस, लोगों का ओपिनियन जाना ही नहीं गया। एंड इट वाज मेंशन, मतलब स्टार्टिंग जैसे आपने बोला कि उनको ये स्पेशल फील कराने के लिए ही इसको डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उसमें ये था कि दे हैव, मतलब उसको टेम्पररी फीचर जिसे आप कहते हैं वो इसलिए रखा गया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो खुद डिसाइड करेंगे उनका फेट क्या रहेगा। एग्जैक्टली। और इसीलिए इसको इंटरकेट किया गया था कि टेम्पररी है, कोई सॉलिड इसको स्टेटस नहीं दिया गया था कि यही इंसान इसको रूल करेगा, यही डिसीजन निकालेगा। इट वाज गिवन इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको इस टाइम पर कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। एग्जैक्टली। तो ये काइंड ऑफ हार्म है डेमोक्रेसी का, बिल्कुल। एंड कॉन्स्टिट्यूशनली हम उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, सो इट इज आउटसाइड द पावर्स। सो अभी जैसे इसमें लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप वो क्लियर कर पाए थोड़ा। ओके, बिल्कुल, इस पर बात करते हैं। पर जस्ट एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आपने जो पॉइंट रखा उस पर मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए पूरे प्रोसेस में जब हम लोग ने 370 आर्टिकल रिपील किया,
उसमें सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद अगर पार्लियामेंट इस तरह से कोई स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट रूल लग गया तो आप इस जम्मू एंड कश्मीर को पूरा ट्रांसफॉर्म ही कर दिया आपने। पहले उसका स्पेशल स्टेटस हटाया, फिर आपने उसका रीऑर्गेनाइजेशन भी कर दिया कि अब वो 2 यूनियन टेरिटरी बनेगा। तो अगर पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है तो फिर किसी भी स्टेट में ऐसा हो सकता है। एंड दैट इज़ द मोस्ट यस स्केरियस्ट पार्ट ऑफ दिस, मैंने सबसे डरावना पार्ट पूरे प्रोसेस का यही है, समझ रहे हो आप, जैसा यस आपने सर। बोला। और दैट, ये बस मैं ऐड करना चाहता था कि दिस इज़ रियली द स्केरियस्ट पार्ट, द होल प्रोसेस दैट हैज़ हैपेंड। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। यस, जैसे अब इसको डेमोक्रेसी की तरफ भी आप बोल सकते हो चैलेंजिंग है, बिकॉज इससे अब कोई भी स्टेट सेफ नहीं है ना। 28 स्टेट्स है, कोई भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो आप उसको डिवाइड कर दोगे, यू हैव द पावर, आप उसको यूनियन यस। टेरिटरी घोषित कर दोगे कल, बिकॉज यू हैव डन इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, समझ लो। सर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि यूनियन टेरिटरीज में ही क्यों डिवाइड करा उन्हें? अच्छा, ये पहले आंसर करते हैं। देखिए, यूनियन टेरिटरी में डिवाइड करने का आपको भी शायद पता होगा, सिंपल सा रीज़न ये है कि यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली सेंटर के पावर में आती है। यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, इट्स बेसिकली अ एडिशनल लैंड, एडिशनल टेरिटरी, जहाँ पे सेंटर सारे मेजर डिसीजंस लेती है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, और आप बोल दो जैसे अभी मेनली लेफ्टिनेंट गवर्नर लीड करते हैं लाइक इन दिल्ली एंड पौंडीचेरी, बट देयर आर कुल मिला के 7 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में है भी, ठीक है। और बाकी 5 यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो खुद भी सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, जिनको सेंटर को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। दे लीड थ्रू द यूनियन मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट, उनको अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट द्वारा ताकि वहाँ पे वो एडमिनिस्टर कर सके सारे सेंट्रल के रूल्स एंड लॉस। मेरे ख्याल से द ओनली रीज़न यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया टू हैव अ बेटर कंट्रोल, ताकि ये जो प्रोविज़न है उसको जम्मू एंड कश्मीर में बेटर कंट्रोल कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट। ताकि अब समझ लीजिए अगर उसको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड नहीं करता, स्टेट में करता, तो जो भी स्टेट पावर समझ लीजिए वहाँ पे गवर्नर रखता अगर, या फिर जो भी स्टेट बॉडी रखता, उसके पास पावर होता कोई चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए। बिकॉज स्टेट जब आप स्टेट बनाते हो तो देन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म कम्स इन। फेडरलिज्म माने कि अपना शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें स्टेट के पावर्स और यूनियन के पावर डिवाइडेड है, तो वो वाला कंसर्न आ जाता। वो सेंटर नहीं चाहता होगा ऑब्वियसली, बिकॉज अपने पास इंटरनेशनल प्रेशर भी था इस केस में। दैट इज़ वाई आई बिलीव दे हैव केप्ट इट अ यूनियन टेरिटरी। इट वॉज राइट और रॉन्ग, इट्स स्टिल डिबेटेबल, बट आई थिंक यू कैन से इट वॉज द ओनली सेफ ऑप्शन फॉर द कंट्री इफ़ यू आर गोइंग विद दिस पाथ। अब देखिए, यस सर। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो बात कर रहा है, अगर उसके पहले आपको कुछ बोलना तो बोल लीजिए, फिर हम लोग वो डिफरेंस का बात कर लेते हैं। नहीं, आप डिफरेंस का ही पहले बात कर रहे थे, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। राइट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है? असेंबली मतलब सभा। अब हम लोग स्टेट लेवल पे जब लेजिस्लेट करते हैं, लेजिस्लेट करना मतलब कानून बनाना, जब हम लोग ये करते हैं तो हम लोग स्टेट लेवल पे विधानसभा के अंदर करते हैं, ठीक है। उसका नाम भी लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। कोर पर्पज़ का ये है कि हम लोग मिलेंगे, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं। सिंस इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स चुनते हैं जो हमारे ओपिनियन को एक सभा में रिप्रेजेंट करती है, दैट इज़ विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो भी लॉ पास होता है उसमें हमारे ओपिनियंस को हमारे रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे सभा को हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारे लिए लॉ बनाती है, जो हमारे लिए लेजिस्लेट करती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिफरेंस है? अब देखिए, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया में बना था 1946 में बना था। इसका पर्पस सिंपल सा ये था, क्योंकि उस टाइम हम लोग ऑलरेडी ब्रिटिश के अंडर थे, पर ब्रिटिश डिसाइड कर लिया था कि हम लोग को छोड़ के जाएगा, हम लोग को अपने हिसाब से रूल करने देगा। तो अब हम लोग रूल ऐसे तो नहीं करें कि आज उठे और कल से रूल करना स्टार्ट कर दिए। तो वी नीड सम मैकेनिज़्म, एक ऐसा मैकेनिज़्म हो जो हमारे लिए एक फंडामेंटल लॉज बना दे। जब ब्रिटिशर जाने के बाद हम लोग उस लॉ के तहत जिएंगे, उस लॉ को फॉलो करेंगे। तो उसी टाइम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना था, जिसके तहत ब्रिटिशर लोग चले गए थे, एंड द होल सोवरेंटी और ओनरशिप ऑफ रनिंग द कंट्री वाज ऑन अस, ठीक है ना। तो वो तो 1947 में पास हुआ था, पर 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, उसका कोर पर्पस ये था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थे, ब्रिटिशर के पैरामाउंसी के अंदर थे, और जितने भी प्रोविंसेस थे ब्रिटिशर के अंदर, इंडिया के जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस थे, उनको यूनिफाई किया जाए और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ और अपने कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करें। उनके पास कुछ स्पेशल पावर दिए गए थे ताकि वो कुछ फंडामेंटल लॉज बनाएं और वो लॉज हमारे कंट्री को गवर्न करेंगे, ठीक है। तो वो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बेसिस। अब इंडिया में करंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है? अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो एक बार के लिए बना था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना के चला गया, उसने हमें बेसिक लॉ बना के दे के चले गए, और हमें बता दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉलो करेंगे। पर अभी के टाइम पे अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो कौन कर सकता है? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर पाएगा। तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तब उन्होंने भी डिबेट किया था कि हम लोग कोई धार्मिक किताब नहीं बना रहे। नेहरू जी ने बोला था कि हम लोग कोई धार्मिक किताब नहीं बना रहे, कि हम लोग जो रूल बना के चलेगा तो सबको उसी को फॉलो करेगा। वी नीड अ लिविंग डॉक्यूमेंट, वी नीड अ डायनामिक डॉक्यूमेंट जो इंडिया के उस समय के नीड के हिसाब से चेंज हो सके। इसीलिए उसमें आर्टिकल 368 डाला गया था
आर्टिकल 368 जो है वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट पावर देता है पार्लियामेंट को, और आर्टिकल 368 के कारण ही अपना जो करंट पार्लियामेंट है दैट एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट टाइम्स व्हेन दे नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी के टाइम में आप देखो तो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, कोई परमानेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है ना। बट लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूट जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे एक कंट्री के या एक अलग पॉलिटिकल यूनिट, एक कंट्री बोलो या स्टेट बोल लो, उसके लॉज को बनाता है। तो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन देम। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेम्परेरी होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली परमानेंटली रहता है टू डिस्कस कि कंट्री के अंदर क्या लॉज लेके आए जाएं, कैसे डेवलपमेंट हो। सर उसके अलावा जो अभी जो करंट रूलिंग पार्टी है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था इस चीज़ को, जिन्होंने रिवोक किया था, वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो था वो बेनिफिशियल था फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि वहाँ पर रिस्टोरेशन हुआ है पीस का, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम हुई है, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ कम वहाँ पर हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है हमारे सामने कि अगर इसका बेनिफिट हुआ है लोगों को, तो इट इज़ नॉट अ बैड डिसीजन, बिकॉज इवेंचुअली वी हैव टू थिंक अबाउट पीपल। जो सरकार है वो सोचती लोगों के बारे में है। सो आर्टिकल 370 जो पोस्ट पीरियड है आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद, उसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं कि वॉज इट गुड? बिकॉज फैक्ट्स तो यही प्रेजेंट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा पिक्चर है इस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का। सो उसके ऊपर देखिए, गुड बैड तो मैं बोलने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि मैं जम्मू एंड कश्मीर रहता भी नहीं हूँ और मुझे वहाँ के लोगों का फीलिंग्स नहीं पता, ठीक है। तो गुड बैड तो मैं ओपिनियन नहीं दे सकता, मैं दूंगा भी तो मेरा गलती होगा वो। बट आइडियली जिस तरह से हम लोग, मैं बाहर से देख पा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है ना, उस तरह से ऑब्वियसली क्लियर लगता है कि यस, इंस्टेंसेज ऑफ जो पहले लोग बोलते थे स्टोन पेल्टिंग एक प्रॉब्लम है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका भी बहुत अलग अलग रीज़न है। मेरे कुछ फ्रेंड्स रहे हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, पर मैं वो ओपिनियन यहाँ पे इंग्रेस होने नहीं दूंगा। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू से कि वो ऑब्वियसली बाहर से कम दिखता है। अब इसका कारण क्या है? जैसे वो लोग बोलते हैं टेररिज्म एक्टिविटी है, वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का धज्जिया उड़ा रहता था जम्मू एंड कश्मीर, वो कम हो गया, ऐसा लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें दो कारण हो सकता है। पहला तो ये कि इट इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज वन, वी आर नॉट एबल टू सी इट। जैसे लोग बोलते हैं इट्स ना, नॉट रिपोर्टेड। हाँ, इट इज़ आइदर नॉट रिपोर्टेड और इट इज़ नॉट अलाउड टू बी रिपोर्टेड, एनीथिंग कैन बी हैपन। ट्रांसपेरेंसी या तो हो ही नहीं रहा है, या फिर वो हो रहा है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा बाहर की पब्लिक। राइट। या सेकंड कारण ये हो सकता है कि वाकई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो राइट। तो इसमें जजमेंट, ये ओपिनियन का बात है, रियलिटी का बात है, ये आपको मेरे को दोनों को नहीं पता। बट येस, इट इज़ नॉट विजिबल, ठीक है ना। तो वी कैन सेफली से ओके, चलो मान लेते हैं कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, बेनिफिट ये है कि अब जम्मू एंड कश्मीर में अगर आपके डे टू डे लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कल कोई भी आके आतंकवादी बोल देता है, ठीक है, तो आप अपने लाइफ को प्रोग्रेसिव वे में जियोगे। अभी आप स्ट्रगल कर रहे थे, अभी आप स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइवल के लिए, आपको नहीं पता कल आके कोई भी आपको आतंकवादी बोले गोली मार देगा, आपको अरेस्ट कर लेगा। वहाँ पे ये माहौल था, आपने कई मूवीज़ में भी देखे होंगे ये चीज़। तो मूवीज़ भी ऐसा नहीं कि मूवी सबको सच दिखाते हैं, बट दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द ट्रू इवेंट्स, ठीक है। तो ऐसा जम्मू एंड कश्मीर में रियलिटी था। तो उस स्थिति को अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम कम हो जाता है कि वहाँ पे टेररिज्म कम हो गया है, वहाँ पे समझ लिए लोग सेफ फील कर रहे हैं, तो दे विल थिंक प्रोग्रेसिवली। अब वो अपने डेवलपमेंट की तरफ रियल में सोच पाएंगे, तो इट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। पर अगर वहाँ पे ये चीज़ कम नहीं हुआ है और हम लोग को रिपोर्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे नहीं हो रहा है, हम लोग ऐसा लग रहा है, ठीक है, बिकॉज ये कैसे लग सकता है? देखिए, वहाँ पे टूल है गवर्नमेंट के पास, सेक्शन 144 एक टूल है जो अलाउ करता है कि कर्फ्यू लगाना। वहाँ पे इंटरनेट बैन इजीली हो सकता है। अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में 2G या 3G इंटरनेट चल रहा है, ब्रॉडबैंड वहाँ पे अभी भी नहीं आया है। रिसेंटली अभी आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि ब्रॉडबैंड आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अगर आपका इंटरनेट ही नहीं है तो आप रिपोर्ट कैसे कर पाओगे? एक आम आदमी कैसे रिपोर्ट कर पाएगा? समझ लो, इंटरनेट इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू, मी एंड अदर पीपल कैन कम्युनिकेट। आज हम लोग ये डिस्कस क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज हम लोग का इंटरनेट, हम लोग यूट्यूब में डाल सकते हैं उसको, अदरवाइज हम लोग प्रैक्टिकली कट ऑफ कर देंगे। एग्जैक्टली। तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो अगर वो सिचुएशन है तो ये बहुत दिक्कत वाला विषय है। ये दिक्कत वाला इसलिए बिकॉज कभी ना कभी ये गड़ा बढ़ेगा और लोग फट के निकलेंगे और फिर कुछ अलग हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो देयर कैन बी बोथ एस्पेक्ट ऑफ इट, बट आइडियली मोस्ट प्रोबेबली इट लुक्स लाइक इट्स अ गुड थिंग। क्योंकि ये गुड थिंग क्यों है? क्योंकि इसका इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी है। इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि इफ़ वी आर एबल टू सेफ गार्ड द बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जितना अपने पास अभी है, कुछ तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, कुछ चाइना ऑक्यूपाइड है, ठीक है ना, उसके अलावा जितना पार्ट है अगर उसको हम लोग सेफ सिक्योर कर पा रहे हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, अगर इफ सेंट्रल गवर्नमेंट टेकिंग फुल कंट्रोल ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, इफ दे आर एबल टू पंप द राइट अमाउंट ऑफ मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। जैसे डेटा आ रहा है, LG वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कुछ क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग ने ये बना दिया, स्कूल बना दिए, कॉलेजेस बना दिए, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ भी है कि इन्वेस्टमेंट है 25,000 करोड़ का, जो क्या कहते हैं उसे, इम्प्लीमेंटेशन में है, और 80,000 करोड़ का प्रोसेस के अंदर है। तो ये काफी बड़े अमाउंट के फिगर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली वहाँ पर क्या हो रहा है वो तो द पीपल देयर ओनली नो। हमें तो नहीं पता, हमें बस फैक्ट्स रखे जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल से, बाय द मीडिया की 20,000 करोड़ है, 80,000 करोड़ है।
बट इट्स अ वेरी बिग वैल्यू कि ये तो एग्जैक्टली बिल्कुल ही डेवलप कर दिया जम्मू कश्मीर को अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो। एग्जैक्टली तो देखिए ये सब जो अगर हो रहा है, देखिए अभी तो अपने नंबर्स देख सकते हैं, जैसे आपने नंबर्स बताया, हम लोग नंबर्स देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग मानते हैं कि वो सच है, ठीक है ना, हम लोग मानते हैं कि सच है कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो आप समझ लो कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत तगड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ एन IPS ऑफिसर इज पोस्टेड इन कारगिल। आई वॉज टॉकिंग टू हिम फ्यू डेज बैक, फ्यू मंथ्स बैक, इनफैक्ट डेज नहीं मंथ्स बैक। तो ही वॉज टेलिंग मी दैट रियल में कारगिल एरिया में काफ़ी तगड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे ऐसे अच्छे अच्छे स्कूल्स डेवलप हो गए हैं कि पीपल आर सीइंग अ डिफरेंट वर्ल्ड देयर, समझ लो। तो ये वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है, मान समझ लो, वहाँ का IPS ऑफिसर ने मुझे बताया। तो ऐसी चीज़ें अगर हैं तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है ना। सो ओवरऑल अगर आप मेरा इसमें एक समरी पूछो, ओपिनियन पूछो, तो नथिंग कैन बी सेड, ठीक है ना। बिकॉज वहाँ पे अभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं सिलेक्ट हुए हैं, वहाँ पे DDC चलता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चल रहा है, वहाँ पे कोई स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, गवर्नमेंट है नहीं। तो जब तक वहाँ की गवर्नमेंट अपनी बनती नहीं है, तब तक हम जो व्यू देख रहे हैं वो पूरा बाइस्ड है, आप ये मान के रखिए। क्योंकि आप एग्जांपल ले लो ना, जैसे वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, वहाँ पे TMC रूल कर रही है, सेंट्रल में BJP रूल कर रही है, ठीक है। आप समझ लीजिए BJP सब कुछ सही कर रही है, ठीक है, पर फिर भी वेस्ट बंगाल में TMC उसका अपोजिशन कर रही है। उस अपोजिशन में क्या है, 4-5 चीज़ें ऐसी निकल ही जाती है जो BJP गलत कर रही है, समझ लो। तो ऐसा ओपिनियन जब तक हमें नहीं मिलेगा ना जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से, तब तक सब कुछ सही चल रहा है। तब तक आप मान लीजिए कि कुछ करेक्ट या गलत का बात नहीं है, फिर इट्स ऑल स्पेकुलेशन। यस, इट्स ऑल अबाउट कैसे रिपोर्ट किया जाता है उससे, कैसे वो न्यूज़ में प्रेजेंट होता है। बेसिकली मीडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर मीडिया वहाँ पे ट्रांसपेरेंट है और उसको फ्रीडम दिया जा रहा है तो वो करेक्ट प्रेजेंट करेंगी। बट जनरली वी ऑल्सो नो कि मीडिया भी बहुत बार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बायस्ड ओपिनियन ही प्रेजेंट करती हैं। वो दे टेक साइड्स, बहुत कम सोर्सेज होते हैं जो कि रिलायबल होते हैं टू गिव द ट्रू इन्फॉर्मेशन आउट। एग्जैक्टली अब देखिए मीडिया का भी गलती नहीं है, मीडिया का भी एक तो सेल्फ इंटरेस्ट तो है ही, पर दूसरा बात यह है कि देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ बिलीफ। आप समझ लीजिए आप मेरे संग काम कर रहे हो अभी, ठीक है, यू आर वर्किंग विद मी। इफ़ आई टेल यू भारती देखिए हम लोग ऐसे करना चाहिए, देन यू विल स्लोली वन डे यू विल ऑल्सो अलाइन टू माई थॉट प्रोसेस, ठीक है ना। स्लोली यू ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग वट आई बिलीव, बिकॉज आई एम गाइडिंग यू Yes. थ्रू आउट द प्रोसेस, समझ लो। तो ऐसा ही मीडिया के संग भी होता है। अब मीडिया में जो सीनियर बॉस है, जहाँ से फंडिंग आता है, मीडिया भी तो एक प्राइवेट फर्म है ना, मीडिया को अपनी रिपोर्टिंग देखते हैं, पर मीडिया में भी तो लोगों को सैलरी मिलता है, इट्स अ बिजनेस। आपको मीडिया हाउस चलाना है तो कैसे चलाओगे आप, समझ लो। आपके चैनल पे एड्स दे रहे हैं, लोग फंडिंग कर रहे हैं आपको, तभी आप मीडिया हाउस चला पा रहे हो, समझ लो। तो मीडिया हाउस का भी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, उसके जो कोर प्रिंसिपल है, जो विजन है मीडिया हाउस का, जो उसको गाइड कर रहा है, जो उसका लीडर है जो उसको गाइड कर रहा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, इट ऑल्सो डिसाइड्स कि मीडिया का डायरेक्शन क्या जा रहा है, समझ लो। आप कभी भी अपने घर में रैंडमली कोई भी न्यूज़ चैनल लगा के देख लो, NDTV है, आज तक है, जी न्यूज़ है, सब में अलग न्यूज़ आएगा, ठीक है, सब में अलग न्यूज़ आएगा। पर प्राइम मिनिस्टर जब कोई इवेंट करेंगे तो सब में वही इवेंट कवर होगा। आपको जबकि पता होना चाहिए कि दूरदर्शन गवर्नमेंट चैनल है, गवर्नमेंट चैनल दूरदर्शन है, जो भी गवर्नमेंट इवेंट्स है दूरदर्शन में फुल्ली कवर होता है, पर सबको पता है दूरदर्शन कोई नहीं देखता, तो सबको आज तक सारे मीडिया चैनल्स जो है गवर्नमेंट एक्टिविटी आप देखो आज तक जी न्यूज़ पे दिखा रहे हैं। क्या मतलब है, उनको क्या इंटरेस्ट आ रहा है, वो क्यों दिखा रहे गवर्नमेंट इवेंट, वो तो गवर्नमेंट इवेंट है, उससे उनको क्या फ़ायदा। बट वो देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इतने पॉपुलर हो गए हैं कि उनका कोई भी इवेंट में मैक्सिमम TRP आ रहा है, तो उन लोग भी चाहते हैं ना मेरे को TRP मिले, मेरा एड्स चले, तभी तो रेवेन्यू आएगा, तभी तो न्यूज़ चैनल चलेगा। तो एक तरह से आप बोल सकते हो देयर इज़ अ मिक्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल प्रेशर एंड बिजनेस, आप समझ लो। तो मीडिया हाउस को भी ये तीन में बैलेंस करते रहना पड़ता है। राइट। ये बोलना काफ़ी इम्प्रैक्टिकल होगा कि आप एथिकली रॉन्ग हो, यहाँ पे एथिक्स का बात ही नहीं आ रहा, यहाँ पे इट्स अबाउट बिजनेस, एवरीथिंग इज़ बिजनेस। आप भी अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप अपना इंटरेस्ट सोचोगे, नेचुरल सा बात है। तो यही मेरे हिसाब से पर्सपेक्टिव Yes, है sir. मीडिया का। इनफैक्ट सोशल मीडिया आप देख लो ना, अपने पास सोशल मीडिया आजकल बिगेस्ट वेपन है, ठीक है, हम लोग कुछ भी उसमें पोस्ट कर सकते हैं। तो अब सोशल मीडिया पे भी आप कहाँ देख रहे हो जम्मू एंड कश्मीर का कोई न्यूज़, कोई ऐसा तगड़ा रिपोर्ट आया है जिसको आप देख के बोल दो क्या खुलासा कर दिया, मज़ा आ गया, ऐसा कोई रिपोर्ट है ही नहीं। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि वहाँ पे जैसे हम लोग बात किए थोड़े पहले कि वहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, समझ लीजिए, तो वो लोग कैसे स्पीड पोस्ट कर पाएंगे, मैंने अच्छा से लोग रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो बस ठीक है, मान लेते हैं रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, पर कोई तो ऐसा होगा जिसको बहुत बुरा लग रहा होगा, तो वह जम्मू एंड कश्मीर से बाहर निकल के पंजाब में आके पोस्ट कर सकता है। ऐसा भी नहीं हो रहा, इसका मतलब जो भी सिचुएशन है वो इतनी डायर नहीं है जितना अपोजिशन प्रेजेंट कर रहा है, ये तो पक्का है। क्योंकि बहुत डायर होती है ना, जैसे बांग्लादेश में, अब वेस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल लीडरशिप गेन करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान पर भयंकर अटैक किया, ठीक है ना, पूरा जेनोसाइड कर दिया था वहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं था। पर हम लोग कैसे पता चला जेनोसाइड हुआ, हम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेट करके इंडिया आ गए थे, वेस्ट बंगाल में काफ़ी लोग आ गए थे रहने के लिए, खाने के लिए, उनको रिफ्यूजी बन गए थे उन लोग। तो इन लोग जब माइग्रेट किए तो हम लोग इतना तो बोल सकते हैं कुछ तो दिक्कत था, भले जेनोसाइड नहीं हुआ पर कुछ तो दिक्कत था, पर ऐसा प्रूफ हमें जम्मू एंड कश्मीर में कुछ मिल नहीं रहा है ना, तो वी कैन सेफली से कि सिचुएशन डायर नहीं है वहाँ पे। राइट। आई थिंक
That's a good discussion on Article 370. We have mostly covered सारे के सारे points. राइट Thank you. चलिए ठीक है भारती, बाय. ठीक है सर. Bye sir.